क्योंकि यहाँ पर रेडक्लिफ कुछ समय के लिए रहे थे, जिन्होंने कि देश का बंटवारा किया था। रेडक्लिफ लाइन अरे वाह, का जो है जो ड्रॉ की गई थी, उसमें कुछ समय उन्होंने यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की इस बिल्डिंग में बिताया। वहाँ से पाकिस्तान से जो रेलगाड़ियाँ आती थी उसमें लाशें बिछी होती थी, बहुत बुरा। और यहाँ पर इतनी हिंसा हुई। मतलब दुनिया में अब तक का जो सबसे बड़ा नरसंहार कहा जाए तो ये बंटवारे के समय जो लोग मरे थे, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसकी बिना पर मैं कह सकता हूँ उस समय सिर्फ 30 सदस्य थे, और 30 सदस्यों से ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। एक ऐसी जगह होनी चाहिए कॉफी हाउस की तरह कि जहाँ एक बैठने का अड्डा हो, एक ऐसी जगह हो, एक ऐसा स्थान हो जहाँ पे पत्रकार आपस में मिलें, चर्चा करें। विनय, ये कितनी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। आप सोचो कि जो पार्लियामेंट का जो गोल चक्कर है, और नया पार्लियामेंट तो बिल्कुल सामने ही है, बिल्कुल, और इसका जो एड्रेस है वन रायसीना मार्ग, तो ये इस इलाके में ये एक तरह से ये तो बंगला ही था। ये एक बड़े टिपिकल स्टाइल में बनी हुई है ये बिल्डिंग। यहाँ के मेहराब देखो, कर्व्स देखो, हाँ। और एक ये त्रिकोणीय मतलब आगे भी सड़क है इसके, और इसके पीछे भी सड़क है, बिल्कुल, और कोने पर है ये। और मजे की बात है संजय, जब ये मेट्रो का निर्माण हुआ 2 दशक पहले, मतलब अब तो 2 दशक हो चुके हैं दिल्ली मेट्रो को बने। इसके नीचे मेट्रो स्टेशन है केंद्रीय सचिवालय का, काफी बड़ा चेंजिंग स्टेशन है, मगर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को कोई नुकसान नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट प्रोग्राम अनकट विद संजय। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान विनय सिंह। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं दिल्ली के, और हिंदू अखबार में कई सालों तक आप नेशनल ब्यूरो हेड रहे, यूएनआई में संपादक रहे, और सबसे खास बात यह भी है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में लंबे समय तक जनरल सेक्रेटरी रहे, और अब मुझे आपके साथ इस कमेटी में काम करने का मौका मिला है। ज्वाइंट सेक्रेटरी में था जब आप जनरल सेक्रेटरी थे। तो विनय, आज हम बात करेंगे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया बिल्डिंग की ऐतिहासिकता के बारे में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्कार संजय, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और जैसे आपने कहा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जो ऐतिहासिक महत्व है यहाँ का, एक संस्था के तौर पर भी, और एज एन इंस्टीट्यूशन, और दूसरा यहाँ जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया लोग सोचते हैं कि इतनी पुरानी बिल्डिंग में है, छोटी सी जगह में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, तो इस इमारत का, इस बिल्डिंग का भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। विनय, मैं जानना चाहूँगा कि जहाँ तक हमें जानकारी है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना 1958 में हुई थी। ये देखिए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया स्थापित हो दिल्ली में, एक प्रेस क्लब होना चाहिए पत्रकारों के लिए, इसकी कल्पना की थी जो उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर इन चीफ थे दुर्गादास जी। और दुर्गादास जी अक्सर लंदन जाया करते थे, तो वहाँ वो बहुत प्रभावित हुए लंदन प्रेस क्लब देख के, और वो एसोसिएटेड प्रेस, उस समय पीटीआई तो नहीं बना था, एसोसिएटेड प्रेस के लिए भी काम उन्होंने किया। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर इन चीफ हो गए थे। तो इसको उन्होंने जो इसकी स्थापना की वो तो की उन्होंने 20 दिसंबर 1957 को रजिस्टर्ड हो गया था। हाँ, रजिस्टर नहीं हुआ था। अच्छा, ऐसा उन्होंने जैसे कागज में एक उन्होंने हाँ कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया होगा, हाँ। वो 20 दिसंबर 1957 को हुआ, और उसके बाद 2 फरवरी 1959 में इसकी गोविंद वल्लभ पंत, जो उस समय हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने इसकी नेहरू जी की सरकार में उद्घाटन किया था, और मार्च 1958 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया एज ए कंपनी। तो 1957 से समझो जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो आते आते उसका क्लाइमैक्स हुआ 2 फरवरी 1959 में, जबकि इसका उद्घाटन किया गया। और उस समय दुर्गादास जी इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे, और डीआर मनकेकर जो टाइम्स ऑफ इंडिया में काफ़ी समय तक संपादक भी रहे और वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट रहे, अच्छा, वो इसके पहले सेक्रेटरी जनरल थे। और उस समय संजय यहाँ पर करीब 30 सदस्य थे। बस 30 सदस्य थे, सिर्फ 30 सदस्य थे। जितने कागज जो मैंने देखे और जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसकी बिना पर मैं कह सकता हूँ उस समय सिर्फ 30 सदस्य थे, और 30 सदस्यों से ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी।
और उस समय के चित्र वगैरह तो सब हैं हमारे हाँ, हम पास। लोगों ने तो लगा रखे हैं। और गोविंद वल्लभ पंत जी जब आए थे, हाँ, हाँ। और यहाँ पर तो जिस तरह से आप देखें कि कितने साल हो गए, 65 साल हो गए 65 साल। हमारे स्थापना को। तो इन 65 सालों में अनेक नेता यहाँ पर आए, अनेक राजनेता आए, राष्ट्रपति आए, और कई चीफ प्रधानमंत्री भी आए, प्रधानमंत्री भी आए, चीफ मुख्यमंत्री भी मिनिस्टर आए। जी 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 जी। तो धीरे धीरे जो 30 सदस्यों से जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया शुरू हुआ था, वो आज आप देखिए कि करीब उसमें सारे मिला के अगर हम देखें, जो वोटिंग मेंबर्स हैं, जो पत्रकार हैं और जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, सब मिला के करीब 6-7 हज़ार की संख्या मेरे ख्याल से अब हो गई होगी। तो एक समय वो भी था जब यहाँ पर एम एल कोटरू जो स्टेट्समैन के एडिटर रहे हैं, काफ़ी नामी एडिटर रहे हैं, तो वो मेंबरशिप देने, ये बात बता रहा हूँ 80s की, अर्ली 80s की। तो उस समय मेंबरशिप मिलनी इतनी मुश्किल थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की कि कोटरू साहब इंटरव्यू करते थे, कि ये पूछते थे कि आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के मेंबर क्यों बनना चाहते हैं, कितनी तनख्वाह है आपकी, परिवार में कौन है आपके, क्लब कल्चर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो वो उतना इनकरेज नहीं करते थे क्योंकि उस समय आप देखो पत्रकारिता के जगत में बड़े बड़े नाम थे, और उस समय इस तरह का जो माहौल भी नहीं था कि सुरक्षा वगैरह बहुत ज़्यादा होती हो। आप सीधा जाके मंत्रियों से, प्रधानमंत्री के साथ मिल लेते, नेहरू जी के साथ ऐसे इजीली अवेलेबल थे। हाँ, संपादक लोग ऐसे ही नहीं, और एक मिल चीज और जाते थे। विनय में इसमें बोलूंगा कि क्लब कल्चर तो अंग्रेजों की देन है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय के जो दुर्गादास जी आप बता रहे हैं कि वो गए थे लंदन जाते थे, तो लंदन वहाँ से जाते, तो बहुत वहाँ उन्होंने प्रभावित देखा हुए। होगा, प्रभावित हुए होंगे। और हिंदी पत्रकारों की मुझे लगता है कि बहुत बड़ी औकात नहीं होती थी कि वो क्लब कल्चर को मतलब वो कर सकें, अफोर्ड कर सकें। नहीं संजय, अगर देखें तो इसका नाम था बस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। अच्छा। मगर जो नेहरू जी के पास जब गए कि भाई हमें कोई एक बिल्डिंग चाहिए, Yeah. तो पहले इसकी बिल्डिंग मिलनी थी बिल्कुल जो संसद भवन है पुराना, हाँ, उसके सामने जो रेड क्रॉस की बिल्डिंग है उसके साथ में परिवहन बिल्डिंग, परिवहन जो भवन है वहां पर पीटीआई भी एक कोठी में था। हाँ हाँ, तो वहां पर ये संसद भवन के ठीक सामने, ठीक सामने जी हाँ। क्योंकि जो पुराना संसद भवन है। बिल्कुल, नेहरू जी से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री से कि पत्रकार तो आते जाते रहते हैं संसद भवन में, और अच्छी एक्सेस थी, आजकल की तरह सुरक्षा वगैरह के इस तरह आतंकवाद का जमाना नहीं था, और राजनेता इजीली अवेलेबल थे, पत्रकार जाके बातचीत कर सकते थे। तो कहा भाई कहाँ होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए कॉफी हाउस की तरह कि जहाँ एक बैठने का अड्डा हो, एक ऐसी जगह हो, एक ऐसा स्थान हो जहाँ पे पत्रकार आपस में मिलें, चर्चा करें, इंटरेक्शन करें। हाँ, एक चाय का कप मिले, कॉफी मिले, हैं कुछ खाने पीने के लिए हल्का फुल्का सामान मिले। तो ये सब देखते हुए तो नेहरू जी ने कहा कहाँ चाहिए, तो कहा कि भाई संसद भवन के बिल्कुल पास हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो जहाँ ट्रांसपोर्ट भवन है, परिवहन भवन, वहाँ पर कल्पना की गई थी यहाँ पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को जगह मिले, किन्हीं कारणों से नहीं मिल सकी। तो आज की जो बिल्डिंग है वहाँ पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को जगह दी गई। ये उस समय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई। और जैसे आप जानते हैं कितनी बड़ी विभूति थे गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के से आए और उत्तर प्रदेश में भी बहुत अहम भूमिका निभाई, हमारे गृह मंत्री रहे। उसके बाद उनके पुत्र केसी पंत भी रहे राजनीति में, उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण ओहदों पर और ये विनय, ये कितनी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, आप सोचो कि जो पार्लियामेंट का जो गोल चक्कर है, और नया पार्लियामेंट तो बिल्कुल सामने ही है, बिल्कुल, और इसका जो एड्रेस है वन रायसीना मार्ग, हाँ, तो ये इस इलाके में ये एक तरह से ये तो बंगला ही था ये। जैसे बगल में आसपास सांसद बंगलों हैं, मंत्रियों के बंगले हैं, तो ये भी एक तरह का बंगलो था, रेजिडेंशियल बंगलो था। बिल्कुल, कि फिरोज गांधी एमपी थे और एमपी के तौर पर उनको ये बंगला अलॉट था, वो इसमें रहते। हाँ, ऐसा ना हमें ऐसे पत्र वगैरह तो नहीं देखने को मिले, मगर जो LNDO वाले जो अधिकारी हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, CPWD, वो लोग बताते हैं। और कई सारे संसद भवन में जो अधिकारी थे और बड़े पार्लियामेंटेरियंस जो MPs हैं सेंट्रल हॉल में, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर फिरोज गांधी रहा करते थे, कुछ समय तक रहे थे। मगर उससे भी पहले की जो बात है संजय, कि यहाँ पर रेडक्लिफ कुछ समय के लिए रहे थे, जिन्होंने कि देश का बंटवारा किया था। रेडक्लिफ लाइन, अरे वाह, का जो है जो ड्रॉ की गई थी, उसमें कुछ समय उन्होंने यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की इस बिल्डिंग में बिताई। ये एक
एक बड़ा रोचक तथ्य जो सामने आया, ये भी मुझे सेंट्रल हॉल में कई सीनियर पार्लियामेंटेरियंस जो हमारे संसद सदस्य हैं, मंत्री भी रह चुके हैं कई सरकार पहले, उन लोगों ने ये बताया कि आपको पता है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की बिल्डिंग का क्या महत्व है। तो वहाँ से ये संसद की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, हालांकि कहीं डॉक्यूमेंट इस तरह का देखने को हमें मिला नहीं है क्योंकि बहुत पुराना है। तो रेडक्लिफ, जो सीरियल रेडक्लिफ थे, वो एक ब्रिटिश लॉयर थे, वकील थे, और उनको अचानक ब्रिटिशर्स ने, जब ये जो यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत थी, उन्होंने तय किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद होगा। मगर उससे पहले आप समझते हैं कि जो लंबा इतिहास है, किस तरह से पाकिस्तान की मांग उठी, जिन्ना ने क्या क्या किया, और एक बंटवारे की जो बात हुई थी, तो बंटवारा कैसे हो। तो एक ऐसे इंसान को चुना उन्होंने, रेडक्लिफ थे। रेडक्लिफ का जन्म अगर देखा जाए तो 30 मार्च 1899 को हुआ था इंग्लैंड में। और इससे पहले मजे की बात है संजय, वो कभी भारत नहीं आए थे। अच्छा। उनका कोई रोल नहीं था कि वो भारत कभी उन्होंने देखा भी नहीं था, और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई 1947 में, जो एक आदेश हुआ कि 5 हफ्ते के अंदर आप ये बंटवारा करिए कि किस तरह से एक धर्म के बेसिस पर जो बंटवारा हुआ था कि कौन सा रिलीजन कहाँ पे डोमिनेट करता है, तो उसमें पंजाब और बंगाल, इनका बंटवारा आप करिए। तो उन्होंने कई कमीशन बनाए रेडक्लिफ ने, वो यहाँ पर आए 8 जुलाई 1947 को, और भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, जो मिडनाइट की स्पीच थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की फेमस, और 17 अगस्त 1947 को उनकी रिपोर्ट पब्लिक की गई कि बंटवारे समय में 2 दिन के अंदर। मतलब 2 हाँ, दिन के ये अंदर। बहुत ही एक चैलेंजिंग काम था, और आप देखो लाखों लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, क्योंकि सिख जो थे, सिख पंजाब में पूरे प्रांत में थे, हमारा सिंध प्रांत आप देख लो, सिंध में देखो, और ये पंजाब में पाकिस्तान की तरफ जो पंजाब चला गया, और हमारी तरफ जो पंजाब आया वो वेस्ट पंजाब पाकिस्तान की तरफ चला गया, ईस्ट हिस्सा हमारी तरफ आया। उसमें रेडक्लिफ ने एक समय तो ये निर्णय लिया था कि लाहौर को भारत में रहने दिया जाए। अच्छा। उसकी ऐतिहासिक महत्व देखते हुए, और जिस तरह से पंजाब के सिख समुदाय के साथ लाहौर जुड़ा हुआ था, और जो लाहौर की इम्पोर्टेंस थी सिख समुदाय के लिए, सिख धर्म के लिए, तो ये तय हुआ कि लाहौर को रखा जाए। मगर जब देखा गया तो पाकिस्तान के पास कोई इस तरह बड़ा शहर, कोई शहर नहीं था, हाँ, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का कोई शहर नहीं था, तो लाहौर को पाकिस्तान को दे दिया गया। और उसके बाद ये एक तहसील, ये किसको दी जाए, वो किसको दी जाए, बॉर्डर एरियाज में बहुत गहमा गहमी हुई, बड़े सारे सिख समुदाय के लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया। उसी तरह से बंगाल में भी जो सिटिंग हुई, उसमें बंगाल के जो लीडिंग लॉयर्स थे, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, डिपोजिशन दिया रेडक्लिफ के सामने। तो रेडक्लिफ को ऐसी कोई जानकारी तो थी नहीं कि कहाँ पे जो उनके सामने फैक्ट्स। अच्छा, लोग यहाँ तक भी जो पुराने लोग हैं, जो पॉलिटिशियन, वो बताते हैं कि रेडक्लिफ ने, हो सकता है मजाक में बोलते हैं, कि उसने क्या किया था कि एक एकीकृत हिंदुस्तान का पूरा जो नक्शा रख दिया, और ऐसे देख करके कलम से उसने से लकीर खींच दी, बिना कुछ जाने समझे कि कौन से गांव किधर जाएंगे, किधर आएंगे, हाँ, कौन सी किसकी आबादी कितनी है। इसमें बड़े सारे इनकॉन्ग्रुइटीज हैं, बड़े सारे इस तरह के भी काम हुए जो नहीं होना चाहते थे, नहीं होना चाहिए था जिनको। और बंगाल में भी जिस हिंसा जो हुई संजय, उस समय लाखों लोग इधर से उधर हुए, पहली बात। और आप देखो कि उस समय ये हुआ कि जब वहां से पाकिस्तान से जो रेलगाड़ियां आती थी, उसमें लाशें बिछी होती थी, बहुत बुरा। और यहाँ पर इतनी हिंसा हुई, मतलब दुनिया में अब तक का जो सबसे बड़ा नरसंहार कहा जाए तो ये बंटवारे के समय जो लोग मरे थे, जो ह्यूमन माइग्रेशन हुआ और डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये जो बाल्कन्स के समय देखो, यूरोप में भी हमने देखा इतना बहुत। और एक जो त्रासदी हमने देखी प्रथम विश्व युद्ध की, द्वितीय विश्व युद्ध की, तो उसमें आप देखो पूरा यूरोप उसका थिएटर था ना उस वॉर का। बिल्कुल। तो यूरोप के लोग समझ चुके थे कि जंग क्या होती है और ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। हाँ, अब उसके बाद देखो इतना बड़ा लाखों लोगों का डिस्प्लेसमेंट। और सिख समुदाय के लोगों ने कह दिया था कि हम लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते,
क्योंकि एक मेजॉरिटी वहाँ पर एक धर्म के लोग होंगे, हम उसमें एक माइनॉरिटी की तरह वहाँ रहेंगे, तो हमें नहीं रहना वहाँ पर। तो आप देखो कि बहुत सारे लोग पंजाब की तरफ पलायन किया, उसमें बहुत सारी मारकाट हुई। तो दूसरा एक जो बड़ा दिलचस्प तथ्य मैंने कहीं देखा था, वो भी ऐसे एनेक्डोटल है और कहीं मैंने पढ़ा भी था कि रेडक्लिफ को माउंटबेटन जब यहाँ के वाइसराय थे और राष्ट्रपति भवन में रहते थे, जी हाँ। तो ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जो बिल्डिंग थी, देखो 1947 से लेके 1959 तक तो ये बंगलो ही रहा। बंगलो ही था, चाहे फिरोज गांधी रहे हो, चाहे कोई और अधिकारी रहा हो, चाहे रेडक्लिफ रहे हो, तो रेडक्लिफ कमर्शियल बिल्डिंग तो नहीं थी, बिल्कुल बंगलो ही था। बिल्कुल रेसिडेंशियल थी। रेजिडेंशियल और था। एक बड़े टिपिकल स्टाइल में बनी हुई है ये बिल्डिंग। यहाँ के मेहराब आप ट्रायंगल है। देखो, कर्व्स देखो, हाँ। और एक ये त्रिकोणीय मतलब आगे भी बिल्डिंग सड़क है इसके, और इसके पीछे भी सड़क है, बिल्कुल। और कोने पर है ये। और मजे की बात है संजय, जब ये मेट्रो का निर्माण हुआ 2 दशक पहले, मतलब अब तो 2 दशक हो चुके हैं दिल्ली मेट्रो को बने, इसके नीचे मेट्रो स्टेशन है केंद्रीय सचिवालय का, काफी बड़ा चेंजिंग स्टेशन है, मगर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे नीचे से मेट्रो जा रही जाती है, और सामने हमारे चेम्सफोर्ड क्लब है, वो भी काफी पुराना हो गया, उसको भी कोई नुकसान नहीं हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है, जो मावलंकर हॉल वहां पर है, जो लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे मावलंकर जी, उनके नाम पर है वो, उसको भी डिस्टर्ब नहीं किया गया मेट्रो के द्वारा। तो ये ऐतिहासिक महत्व रखा। और नया संसद भवन जो बना, उसमें भी देखो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इतना पास है, महफूज है, बिल्कुल अभी तक महफूज है हम। और यहाँ से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की छत पे अगर आप चढ़ो तो बिल्कुल आपको दिखाई पड़ेगा, रेल भवन दिखाई पड़ेगा, जो सब बाद में बने हैं। और जो नया संसद भवन का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया अभी, बिल्कुल वो तो ताजा है, वो भी यहाँ से दिखाई पड़ता है। तो ऐसा ये भी आशंका थी कि नया संसद भवन बने तो पता नहीं भाई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की बिल्डिंग का क्या होगा, मगर हम अभी तक सुरक्षित हैं। और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत जो प्रेस की महत्व है हमारे देश में, उसको मैं समझता हूँ अभी तक सब सरकारों ने उसको महत्ता दी है, उसकी इम्पोर्टेंस को माना है, और अभी तक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है अपने जगह पर कायम, और ईश्वर करे कि वो कायम रहे। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात कि चेम्सफोर्ड क्लब जो ठीक सामने है, उसका भी जो पता है 1 रायसीना रोड है, और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का भी जो पता है वो भी 1 रायसीना रोड है। हाँ, तो ये रायसीना रोड यहाँ से शुरू होता है, और बाद में जो जैसे एशिया, लेकिन नंबर एक, दोनों बिल्डिंग का नंबर एक है। हाँ, दोनों का उस समय जो रखा गया था नंबर, तो हमारा भी एड्रेस वही है, नंबर 1 रायसीना रोड। का जो आदान प्रदान, डाकिया उधर सड़क के आर पार है। एक और जो चीज बड़ी दिलचस्प सी संजय, वो मैं बताना चाह रहा हूँ, उतर गया थोड़ा मेरे को, रेडक्लिफ की बात हम लोग कर रहे थे। 8 जुलाई 1947 को आए, वो भारत में आए, 5 हफ्ते का उनको समय था, और 5 हफ्ते उन्होंने हाँ, बीच में उनको जाना था लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने। तो उस अभी का जो राष्ट्रपति भवन है वो वाइसरॉय बिल्डिंग हुआ करता था, हाँ, वाइसरॉय का पैलेस हुआ करता था वो। और ये तो मतलब जो इंग्लैंड का पैलेस है, उससे भी बर्मिंघम जो पैलेस है उससे भी बड़ा है, हाँ, और बहुत बड़ी बिल्डिंगों में शुमार है राष्ट्रपति भवन। तो जो इसका जो लॉजिक मेरे को समझ में आता है, वो ये समझ में आया कि रेडक्लिफ को क्योंकि जाना था वाइसरॉय से मिलने एक दिन, अब वो शायद 9 जुलाई को गए थे या 13 जुलाई को गए थे, 13 अगस्त को गए थे, एक दिन गए थे वो माउंटबेटन से मिलने। तो ये जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की बिल्डिंग थी, यहाँ पर उनके ठहरने का जो लॉजिक था वो यही था कि यहाँ पर काम करें और फटाफट तुरंत वो पैदल भी जा सकते थे। अब घोड़े गाड़ी में गए हो, बग्घी में गए हो, जैसे भी गए हो, तो वो एक दिन मिलने गए थे। तो वो ये सोच के मैं समझता हूँ कि इस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जो अभी की बिल्डिंग है, तो वो यहाँ पर रहे होंगे, टिके होंगे, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे। कितनी मीटिंग्स उन्होंने की, क्योंकि पंजाब में भी मीटिंग्स थी उनकी, बंगाल में भी मीटिंग्स थी। और जब वो उन्होंने ये बंटवारा जब किया था, और उसके बाद वो 14 अगस्त 1947 को इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए थे। यार इतने शॉर्ट टाइम में वो रहे, इतना बड़ा काम करके वो बंदा निकल लिया यहाँ से। वो यहाँ पर रहे नहीं ये देखने के लिए कि उनकी रिपोर्ट के बाद किस तरह की हिंसा हुई और किस तरह की लाखों लोग, उन्होंने इसके ऊपर काफी दुख भी जताया कि मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा, इतना दुष्प्रभाव देखा जाएगा, इतना बड़े स्केल पर ह्यूमन माइग्रेशन होगा।
और रेडक्लिफ का निधन हुआ था 1 अप्रैल 1977 में। और इतने दुखी हुए थे वो कि जो ब्रिटिश सरकार ने उस समय कई हजार पाउंड्स उनको देने के लिए कहा था, उन्होंने एक पैसा नहीं लिया था इसका। ये पता नहीं कितने लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, मगर एक पैसा नहीं लिया उन्होंने, ये देखते हुए कि। और एक ही इंटरव्यू उन्होंने दिया था किसी भारतीय पत्रकार को, और वो कुलदीप नैयर को दिया था लंदन में। अच्छा, मतलब फिर वो दोबारा यहाँ आए नहीं? दोबारा कभी नहीं आए, और उससे पहले भी कभी उनको कोई आइडिया नहीं था भारत से, कोई वास्ता ही नहीं था। भारत से कब इतने सारे ब्रिटिश देखो वाइसराय हुए हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आए, कितना नाम हुआ, वो इरविन आए, हेस्टिंग्स आए, माउंटबेटन आए, तरह तरह की कहानियां हम लोग सुनते हैं। ये रैडक्लिफ कभी नहीं आए भारत, और इन्होंने इनको जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि आनन फानन में देश का बंटवारा कर दो। अब हम लोग उसके पीछे नहीं जाएंगे, जो फैक्ट नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत डिस्टर्बिंग इतिहास भी है। भारत के जब आज़ादी स्वतंत्रता हमें मिली तो कोई अच्छी परिस्थितियां उस समय नहीं थी, मगर पाकिस्तान का हुआ निर्माण। तो ये देखते हुए, और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ भारत में कई सारे प्रेस क्लब हैं। मुंबई प्रेस क्लब है, शिमला प्रेस क्लब है, कलकत्ता प्रेस क्लब है, चंडीगढ़ प्रेस क्लब है, मगर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एक ही है। एक ही है, और महफूज है अभी महफूज है। और हमारे बड़े सारे सदस्य, संजय, मैं बताना चाहूंगा, जो लोग बाहर गए, वॉशिंगटन प्रेस क्लब में गए, टोक्यो प्रेस क्लब में गए, लंदन प्रेस क्लब में गए, बीबीसी में भी बाहर रहे। हाँ, और बाहर रहे, हर जगह प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का एक सम्मान है। आपके पास अगर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की आइडेंटिटी कार्ड है तो आपको लंदन प्रेस क्लब में भी एंट्री है, आपका सम्मान आपको वहाँ पे। हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो जाते थे क्रिकेट कवर करने, वो लोग लंदन प्रेस क्लब गए, उनका बहुत अच्छा अनुभव रहा। अच्छा, हाँ, और कई सारे लोग तो पेरिस के लोवरे म्यूजियम में भी गए, और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के कार्ड से उनको जर्नलिस्ट का जो मीडिया का डिस्काउंट होता है टिकट्स पे, वो भी मिला। और कई जगह तो म्यूजियम्स में फ्री एंट्री प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदस्यों की हुई, और उसमें ये नहीं देखा गया कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का कोई एसोसिएट मेंबर है या ऑर्डिनरी मेंबर है। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का सम्मान, तो ये हम लोगों के लिए विनय गौरव की बात है कि हम लोग भी सम्मानित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदस्य हैं, और यहाँ की प्रबंध कमेटी में भी रहने का हम लोगों को अवसर मिला है। आपको विनय बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।